27 मई को मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन नोटिस है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाला हुआ था, जिस पर मैंने आप लोगों को कहा था, अगर आपको याद है, वहाँ पे मैंने कहा था कि आपको मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा। आप लिंक के थ्रू जाइए और अगर आपको कोई भी आरजू सेट से रिलेटेड कुछ भी अगर मन में सवाल है देन आप मुझे उस गूगल फॉर्म लिंक पे जाके फॉर्म पे सबमिट कर सकता है करके। तो आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 17 रेस्पॉन्स देखने को मिला है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है आज है 29 मई है, तो अभी कितना हो गया, 2 दिन हो गया। ठीक है, तो आज हम इसका जो लिंक है उसको भी क्लोज कर देगा, यानी कि डिसेबल कर देगा। उसके बाद फिर जितना यहाँ पे 17 लोगों ने रेस्पॉन्स किया है उसका मैं यहाँ पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों का जो भी सवाल है उसको मैं अच्छा से जवाब दे पाऊँगा। ठीक है, तो समय नहीं गवाते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं पहला वाला। यहाँ आप नाम देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी उसका क्वेरी से वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमित का तरफ से है एमएससी पीजी एडमिशन सीयूईटी स्कोर 150 है, यूपी से है, ओबीसी है और एनी चांस। देखो, जब भी कोई भी अगर हमको ये इंट्रेंस वगैरह में अगर हमको कोई चांस है क्या बोल के पूछने से, तो मेरा पास उसके लिए कोई भी मतलब ऑथेंटिक वाला जवाब नहीं रहेगा। ठीक है, चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये 50-50 वाला खेल है। क्योंकि क्या होता है कि हर कैटेगरी के लिए अलग से मतलब सीट रिजर्व रखा जाता है। जैसे कि ओबीसी से है आप जो, तो ओबीसी के लिए उसमें अलग से सीट रखा होगा। हो सकता है कि 1 सीट हो, 2 सीट हो, 3 सीट हो या 10 सीट हो, मतलब ऐसे सीट रखा जाता है। तो उस सीट को फिर किसी दूसरा कैटेगरी का इंसान को नहीं दे सकते और देता भी नहीं है। और एसटी के लिए कुछ सीट रिजर्व रहेगा, एसटी का जगह पे ओबीसी वाला नहीं आ सकेगा और ओबीसी वाला सीट का उसमें एसटी वाला नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो जो ओबीसी के लिए सीट है वो उसके लिए ही रिजर्व रहेगा। और ओबीसी वाला, अगर आप ओबीसी से है तो ओबीसी वाला कैंडिडेट कितना आया है आपका सेम डिपार्टमेंट में, तो उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। उसके बाद फिर मान के चलो कि सीट अगर वहाँ पे ओबीसी के लिए मान के चलो कि एमएससी एग्रीकल्चर में सीट जो 2 सीट है, तो ओबीसी कैंडिडेट में से आप और एक इंसान है, आप दोनों सिर्फ है और आप दोनों के अलावा कोई और ओबीसी कैंडिडेट नहीं है और आपका यहाँ पे 150 है और एक वाला इंसान का बस 10 है। अगर ऐसे भी हो जाता है ना तो भी आप दोनों दोनों को एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि सीट है ना। और ओबीसी वाला आपका सेम कैटेगरी का कोई दूसरा कैंडिडेट तो आया ही नहीं है, तो 2 ही सीट है तो 2 ही इंसान आया तो उसको ही दे दिया जाएगा। तो उसमें इसमें मतलब आपका मार्क कितना कैरी किया था वो भी इतना मतलब ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि कट ऑफ सिस्टम बोलते हैं ना, तो कट ऑफ सिस्टम भी हम नहीं बोल सकते कि कितना तक होगा और कितना तक गिरेगा। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, हम ऐसे 50-50 मान के चल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका कैटेगरी के लिए कितना सीट रखा गया है डिपार्टमेंट पे और कितना कैंडिडेट लोग आएगा। कैंडिडेट ज़्यादा आने से भी सबका मार्क्स जो है कि आपसे कम होने से तो आपको मिलना ही है, तो ऐसे बात हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे रखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे सवाल नहीं पूछा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसको भी काम आ सकते हैं, क्योंकि आइडिया तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंस इन बीएड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, बीएड साइंस, बीएड मैथमेटिक्स। इसको हम क्या कहा जाए? बीएड बोलने से ना, बीएड का ये स्ट्रीम का हिसाब से अगर आप बीएड को देखा जाए तो एक होता है आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए एक होता है। ठीक है, तो आर्ट्स वाला में आपका ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस ये लोग जो यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाते हैं। इवन आपका जो कॉमर्स वाला है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, कॉमर्स वाला भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है जब बीएड का बात करते हैं। उसके बाद एक होता है साइंस का। तो बीएड में हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्ट्रीम होता है, एक आर्ट्स होता है और एक जो साइंस होता है। और आर्ट्स वाला में आपका ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस और आपका जो कॉमर्स वाला बैकग्राउंड है जो भी, तो वो ये आर्ट्स वाला में आ जाएगा। तो ये वाला सिस्टम जो है कि अगर हम अच्छा से देखा जाए तो कॉमर्स वाला के लिए थोड़ा बहुत इनजस्टिस टाइप का हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि कॉमर्स एक अलग से उसका ये है, तो स्ट्रीम लाइन है, तो उसके लिए भी अलग से होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है। आर्ट्स एंड कॉमर्स का एक साथ रखा जाता है और साइंस वालों का एक साथ रखा जाता है। तो साइंस में आपका जो मैथमेटिक्स वाला, साइंस वाला वो उसी में आता है। तो बीएड बोलने से आर्ट्स एंड साइंस का ही होता है। ठीक है, और उसके बाद और अलग साइंस या अलग ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस ऐसे नहीं होगा। बीएड बोलने से 2 बीएड होगा, एक आर्ट्स वाला और एक साइंस वाला। तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड पर डिपेंड किया जाएगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड का है देन आप आर्ट्स वाला में होगा,
इवन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो भी आप आर्ट्स वाला उसमें जाएगा, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड का है देन आप साइंस वाला में जाएगा, ठीक है। NCET एग्ज़ाम, देखो ये भी वही वाला बात हो गया, जैसे कि कट ऑफ मार्क वगैरह का जो पूछा जाता है, अक्सर लोग कट ऑफ मार्क का बारे में पूछता है। तो ये कट ऑफ मार्क जो एक्चुअली में मतलब इतना ज़रूरी भी नहीं होता है, और कट ऑफ मार्क का कोई मतलब फिक्स कट ऑफ मार्क नहीं होता है। हर साल कट ऑफ मार्क जो है कि ऊपर नीचे होता है। ये डिपेंड किया जाएगा कि आपका कैटेगरी में कितना इंसान लोग यानी कि कैंडिडेट कितना है, और आपका वो सेम डिपार्टमेंट में सेम कोर्स में कितना लोग मतलब अप्लाई किया है और उसमें सीट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। सीट सबसे पहले सीट का ऊपर डिपेंड किया जाएगा कितना टोटल सीट है ना, उसके साथ फिर आपका सेम कैटेगरी वाला कितना लोग है उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। और एक तीसरा चीज़ है, वो है आपका सेम कैटेगरी में आपसे ज़्यादा मार्क लेने वाला कितना लोग है। वो सब चीज़ को देख के आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मिल सकता है कि नहीं, ऐसे टाइप का। इन केस अगर सबका मार्क्स अगर आपको देख पा रहा है ऐसे कुछ होने से, तब आप ऐसे लगा सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ हमको मिल जाएगा ऐसे टाइप का। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स मार्क्स नहीं होते। जैसे कि हम लोग का होता था ना 45% मार्क्स लाने से पास है, या पहले ज़माना में हम लोग स्कूल समय में हम लोग क्या होता था 33 मार्क लाने से पास हो जाता था। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट है तो उसमें 33 मार्क्स जो ज़बरदस्ती पास वाला ऐसे वाला होता था। तो 33 से थोड़ा सा भी नीचे गया मीन्स फेल है। लेकिन इंट्रेंस में ये सब चीज़ नहीं होता है। इंट्रेंस में कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि आपको उतना नंबर्स लाना पड़ेगा बोल के, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ को आप क्लियर कर लो, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे अगर कोई फिक्स नंबर रखेगा तो हर कोई अगर वो नंबर को लेके आएगा तो फिर किस किस को एडमिशन देगा। इनटेक कैपेसिटी को भी तो देखना पड़ेगा ना, सीट लिमिट कितना है उसको देखना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से कोई फिक्स नंबर्स नहीं रखता है, बस जितना सीट लिमिट है उतना टॉप उतना नंबर को ही सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट में, मेरा नेट थोड़ा स्लो हो रहा है क्या। तो नेक्स्ट में क्या है, बीएड साइंस सिलेबस। देखो काफ़ी लोग मुझे सिलेबस पूछता है। सिलेबस पूछने से भी उसमें दो प्रकार का सिलेबस को आपको अच्छा से मेंशन करके पूछना होता है, ठीक है। एक तो होता है आपको बीएड का सिलेबस चाहिए, तो बीएड का सिलेबस चाहिए बोलने से तो जो बीएड कोर्स कर रहा है वो लोग का सिलेबस को मांग रहा है ना एक्चुअल में। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उस कोर्स का सिलेबस को मांग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मांग रहा होगा वो इंट्रेंस वाला का सिलेबस। अगर हम रॉन्ग नहीं है देन हमको ऐसे लग रहा है शायद इंट्रेंस वाला का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड तो कुछ तो पूछ रहा है, ठीक है। और कोर्स वाला बोलने से तो वो तो आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और ये इंट्रेंस का बात कर रहे हैं बोलने से, इंट्रेंस में आपको ओवरऑल पढ़ना होता है। आपका स्कूल लेवल में जितना सब्जेक्ट था, सोशल साइंस जो भी, सोशल साइंस वो तो आर्ट्स वाला के लिए हो गया। आपका साइंस वाला में 11-12 में क्या क्या था, और 6 to 10 में जो बेसिक वाला क्या क्या था, वो सारा चीज़ को आपको पढ़ना होता है, कवर ऑफ करना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप जो सिलेबस का तौर पे आप जो CUET PG वाला का जो सिलेबस है वो वाला सिलेबस को आप फॉलो अप कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी मैंने शायद डाल के रखा हुआ है जो ये सिलेबस है CUET PG वाला सिलेबस है वो डाल के रखा हुआ है। और आरजू के साइड से कोई पार्टिकुलर सिलेबस बोल के प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बाद में करने से वो अलग बात है, फ़िलहाल तक तो आज तक तो प्रोवाइड नहीं किया है और नहीं करता है, ठीक है। इसका तो मैं श्योरली कुछ नहीं कहा जा सकता, और ना ही मेरा पास ये इसका कोई परफेक्ट जवाब है मेरा पास, ठीक है। इसको हम स्किप करते हैं, मेरा पास इसका कोई परफेक्ट वाला जवाब नहीं है। तो इसलिए देख लेते हैं बाद में, इफ़ अगर पॉसिबल होने से ट्राई कर सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में है एनी इन्फॉर्मेशन आरजूपेट का फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आरजूपेट जो है कि अभी क्या हो गया कि जो 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था तो उसका हिसाब से अभी शायद PhD वाला जो है कि उसका हिसाब से चल रहा है। तो उसका हिसाब से चलने से जो PhD के लिए सेपरेट से अभी शायद इंट्रेंस नहीं भी हो सकता है, और होता भी है बोलने से भी अभी तक तो मतलब ये नहीं किया है, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। उस दिन जो एडमिशन नोटिफिकेशन हर साल एक्चुअली दोनों साथ में आता था नोटिफिकेशन जो, तो इस बार वो नोटिफिकेशन जो साथ में नहीं आया। इस बार सिर्फ PG डिप्लोमा UG एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज
उसका ही आया है नोटिफिकेशन में। तो अभी पीएचडी वाला के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और पीएचडी वाला जो है कि अकॉर्डिंग टू 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका जो नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो आपका मार्क्स है, उसमें जो भी आपने कैरी किया है, तो उस बेसिस पे पीएचडी को मतलब लेने के लिए ऐसे कुछ है उसमें। तो उसका कारण से भी शायद हो रहा होगा। और पीएचडी जो है कि अभी क्या हो गया कि आप साल में 2 बार मतलब चांस मिलता है, आप एडमिशन कर सकते हैं। एकेडमिक का स्टार्टिंग में एक होता है, उसके बाद फिर एकेडमिक का बीच में एक होता है। तो वो शायद 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको अगर अच्छा से फॉलो अप कर रहे हैं बोलने से, तो इंट्रेंस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यूजीसी नेट का ही जो मार्क है उसको ही मतलब कंसीडर करके एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो कुछ अपडेट नहीं है। इनकेस बाद में आने से तो बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है CUET में मतलब बीएड एग्ज़ाम दिया था लैंग्वेज का, तो उसमें 57 मार्क्स आया है। तो 57 मार्क्स जो है कि काफ़ी कम है लगता है मेरा हिसाब से। फिर भी मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। और आपका मतलब जैसे कि कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड किया जाएगा, जैसे कि ST SC OBC वो सब का ऊपर भी डिपेंड किया जाएगा। और बीएड में तो काफ़ी सारे मतलब ये होता है, कैंडिडेट होता है, तो 57 जो है कि शायद कम है। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं CUET के थ्रू, आप जो रजिस्ट्रेशन वगैरह को कर सकते हैं, अभी तो उसका चल रहा है। उसके बाद आरजू सेट को अगर देना चाहो तो भी आप दे सकता है उसको भी, और नहीं भी देगा तो भी चलेगा। तो आरजू पे अगर आपको बीएड जो नहीं मिलता है, देन आरजू एफिलेटेड वाला कॉलेजेस पे आप जो जा सकता है। तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस है, या तो आप CUET के थ्रू से जो दिया है उसके थ्रू आप जो रजिस्टर करो, फिर आप आरजू में मिलने से मिलो, अदरवाइज आप आरजू एफिलेटेड वाला बीएड कॉलेजेस अलग अदर कॉलेजेस पे आप जो ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप CUET के थ्रू भी अप्लाई करके देखो, या फिर आरजू सेट को भी आप अप्लाई करके देखो, क्या पता आरजू सेट में आपका थोड़ा अच्छा आ जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये सब को देखा जाने से तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। और आरजू सेट का फॉर्म फिलअप का बात करने से वो अभी चल रहा है, शुरू हो चुका है, और उसका ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट एक वीडियो भी बना के रख चुका है, वो भी डाल के रखा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। देखो, आरजू सेट को नहीं देके आप जो दोनी पोलो में भी नहीं कर सकेगा, हिल्स में भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितना भी आपका बीएड कॉलेजेस है, 95% जितना बीएड कॉलेजेस है सब आरजू से एफिलेटेड है। और जो भी आरजू से एफिलेटेड है वो ऐसे आपको एडमिशन नहीं लेगा, आपको आरजू सेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आरजू सेट का हिसाब से उसका मार्क से ही आपको फिर एडमिशन लेना होगा, चाहे आपको दोनी पोलो में लेना हो, चाहे आपको हिल्स में लेना हो, चाहे आपको ये में मुदो तमो वाला में लेना हो, या दाइंग एरिंग में लेना हो, कहीं भी जा लो। लेकिन हाँ, अगर आपको जुलांग वाला हिमालयन यूनिवर्सिटी में करना है होने से, तो आपको आरजू से ज़रूरी नहीं है। अदरवाइज़ आरजू एफिलेटेड वाला कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, देन आपको आरजू से देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, अरे क्या बताओ, आरजू सेट को आप जो क्या सोच रहा है, ये जो सिर्फ क्या एमए के लिए है बोल के सोच रहा है क्या? आरजू सेट इज़ नॉट ओनली फॉर एमए। ठीक है, मास्टर कोर्स के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपका बीएड कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए भी आपको आरजू सेट देना होगा। लेकिन जब आप आरजू सेट का फॉर्म भरता है, तब आप उसमें बीएड के लिए फॉर्म को भरना होगा, आपको प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होगा, कोर्स को सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पे आपको बीएड को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीएड करना है तो आप जो ये एमए के लिए आप अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बीएड ही सिर्फ करना है, देन बीएड के लिए आरजू सेट अप्लाई करो, लेकिन उसमें प्रोग्राम कोर्स जो भी है उसमें बीएड का अप्लाई करो ना। एमए का अप्लाई करके फिर आप बीएड कैसे कर सकेगा? आपको ये आरजू सेट में बीएड के लिए अप्लाई करना है, फिर वो एग्ज़ाम को देके फिर वहाँ में जितना आप मार्क्स मिलता है उस हिसाब से आप दोनी पोलो में जाओ, हिल्स में जाओ, कहीं भी जाओ, जो भी आरजू एफिलेटेड कॉलेजेस है वहाँ आप जा सकेगा। एमए के लिए अप्लाई करके आप बीएड के लिए नहीं कर सकेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में है, देखो कोई ये इंट्रेंस है, यहाँ पे कोई फिक्स मार्क्स या फिक्स परसेंटेज नहीं होता है। आप जितना ले सकते हैं लो ना, 100 आउट ऑफ 100 लेने से भी आपके लिए ही अच्छा है। इसमें कोई फ़िक्स मार्क्स या फ़िक्स परसेंटेज नहीं होता है कि आपको इतना लेना पड़ेगा बोल के। अब हो सकता है कि किसी साल में
सिर्फ 5 लेके भी आप जो आरजू में मिल सकते हैं। किसी साल में आप जो 50 लेने के बाद भी नहीं मिलेगा, ऐसे हो सकता है। डिपेंड करता है ईयर टू ईयर और कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है, कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। तो बहुत सारा फैक्टर है जिसके कारण से आपको मतलब देखना होगा। तो कोई फिक्स मार्क होने से तो बस फिक्स मार्क लाने के लिए सब करेगा, फिर फिक्स मार्क को ला देगा तो हर किसी को तो एडमिशन नहीं दे सकते ना, सीट इज़ लिमिटेड। तो जितना सीट है उतना ही तो इंसान को एडमिशन मिलेगा, उतना ही इंसान को सिलेक्ट करेगा। तो कोई फिक्स मार्क्स या परसेंटेज नहीं होता है। आरजू सेट फॉर्म कैसे रजिस्ट्रेशन करें और कैसा अप्लाई करें, इसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका है, देख लीजिए। आरजू सेट देने के लिए प्लानिंग कर रहा है। देखो आरजू सेट का जो एग्ज़ाम सेंटर है एक्चुअली में तो बाहर नहीं देता है, लेकिन इस बार हमको देखने को मिला है कि गुवाहाटी में एक है सेंटर, लेकिन उसमें भी फिर कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होने से शायद गुवाहाटी वाला भी कैंसिल हो भी सकता है। गुवाहाटी का एक सेंटर तो था और उसके अलावा फिर बाहर दूसरा जगह में कोई भी सेंटर नहीं है आरजू सेट का, ठीक है। आरजू सेट का अरुणाचल में ही है, उसके बाद गुवाहाटी में एक है, गुवाहाटी में है और दूसरा जगह पे नहीं है। और ये नेक्स्ट पे है इतना लंबा, बोथ BEd MA प्रोग्राम इन ऑर्डर टू इंक्रीज माई चांस ऑफ सिलेक्शन। चलो तो दोनों को आप एक ही फॉर्म से आप जो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को फिलअप कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी मतलब वीडियो बना के रखा हुआ है, तो जहाँ पे आपको क्या करना है, किसी एक को आगे अप्लाई करना है, ठीक है। मान लो कि आप MA के लिए अप्लाई किया, उसके बाद फिर उसको कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर आप BEd के लिए आप जो कर सकता है, ठीक है। तो उसका ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। फाइनल ईयर में होने से भी आप आरजू सेट फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो जो अभी फाइनल ईयर में है सब तो ऐसे ही तो फॉर्म भरेगा, तो बराबर होगा, आप भर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अगर हम BEd के लिए CUET एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो BEd के लिए आरजू सेट अप्लाई कर पाएगा। हाँ, आप आरजू सेट अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। क्या हम BEd एंड PG कोर्स दोनों के लिए एक बार में अप्लाई कर सकते हैं? एक ही फॉर्म से आप कर सकते हैं, आपको सेपरेट से अप्लाई करना होगा, एक ही ID यूज होगा और एक ही ID यूज होके दोनों को ही नहीं, काफ़ी सारे कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जो वीडियो बना के रखा वाला है फॉर्म फिलअप वाला, उसको एक बार देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बताया है कि एक कोर्स को अप्लाई करने के बाद फिर आप दूसरा कोर्स में अप्लाई करने के लिए कैसे करना है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिगार्डिंग आरजू सेट का सिलेबस बोल के आरजू की तरफ से कोई पार्टिकुलर सिलेबस बोल के प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप जो CUET वाला जो ये है CUET PG वाला जो सिलेबस है उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, और उसका सिलेबस आपको CUET PG का वेबसाइट में भी मिल जाएगा, और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ डाल के रखा था, तो उसको आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, काफ़ी सारे अलग अलग साल का आपको मिल जाएगा, आपको बस ढूंढना आना है, ठीक है। और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बहुत सारा बना के रखा हुआ है कि आप कैसे करके मेरा टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन पेपर या PDF जो भी है उसको शॉर्टकट डायरेक्ट सर्च करके आप जो डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको आप देख के आप कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम से दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट काफ़ी सारे लोग हैं आजकल, बहुत समझदार काफ़ी लोग हैं, वो लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं और मेरा वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेना चाहोगे, ठीक है। कहीं से भी लो, बराबर तो है, ओके। तो सेकेंड लास्ट में है क्या है, कैन आई अप्लाई फॉर बोथ CUET PG एंड आरजू सेट। आप अप्लाई कर सकते हो CUET PG के थ्रू भी और आरजू सेट के थ्रू भी, लेकिन CUET PG के लिए आपने उस एग्ज़ाम को दिया होना चाहिए, ठीक है। CUET PG वाला एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, हाँ, वो एग्ज़ाम को आपने दिया होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकेगा CUET PG के थ्रू वाला को भी, और आरजू सेट को तो कर ही सकेगा। तो अगर आपने
CUET PG वाला एग्ज़ाम को दिया था बोलने से तो कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्या है, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आउटसाइडर को प्रॉब्लम होगा। देखो इसका मैं कुछ कहा नहीं जा सकता है, और प्रॉब्लम होगा कि नहीं वो भी मैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हॉस्टल तो मिलने में तो मिल जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इंट्रेंस में थोड़ा मार्क्स अच्छा कैरी करना होगा। आपका जो इंट्रेंस मार्क के हिसाब से आपका हॉस्टल एलोकेशन जो किया जाता है, और आपका इंट्रेंस में ही मार्क अच्छा नहीं था, ज़बरदस्ती था होने से फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इंट्रेंस में अच्छा मार्क कैरी करो तो आपको हॉस्टल मिलना आसान हो जाएगा। तो इतना ही है लगता है, और इस वीडियो को आगे भी आप शेयर कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा नया फेसबुक पेज जो खोला है वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब देन कर सकते हैं।